आप कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल के बीचों बीच दोपहर के 2 बजे हैं और धूप का एक किरण भी वहां बन नहीं आ रहा है। उस समय ऐसा लग रहा है मानो शाम हो गया है। चारों तरफ से पेड़ की डालियां एक छत की तरह बना लिया है और वहां पर जंगल इतना घना है कि वहां पर हवा भी प्रवेश नहीं कर पा रहा है। चारों तरफ सूखी गली हुई पत्तियों की बदबू आ रही है। चलो आज हम इस रहस्यमयी जंगल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के द्वारा। सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है और इसका सीमा लगभग 900 किलोमीटर तक व्याप्त है। इसमें अनेक सारी नदियों का प्रवाह प्रस्फुटित हुआ है और यहाँ पर अनेक प्रकार के औषधीय वृक्षों के साथ साथ अनेक विलुप्त पौधे भी मौजूद है। इसके साथ साथ उसके अंदर जो निवास करने वाले आदिवासी जनजाति का जिक्र किया गया है। इस कविता का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के परिचय थोड़ा देते हैं। उनका जन्म जो है 29 मार्च 1913 ईस्वी में टिमरिया गांव में, जो कि होशंगाबाद में है और ये मध्य प्रदेश स्थित होशंगाबाद शहर में है। ठीक है। और इनका मृत्यु जो है 20 फरवरी 1985 ईस्वी में हुआ था और ये हिंदी के एक महान कवि और लेखक थे भवानी प्रसाद मिश्र। और इन्होंने 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे। कौन से? बुनी हुई रस्सी, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कौन से रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बुनी हुई रस्सी। उनकी कविता में सहजता, सादगी, गांधीवादी विचार का गहरा प्रभाव मिलता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: गीत फरेश, बुनी हुई रस्सी, घर की याद, सतपुड़ा के घने जंगल, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख आदि प्रमुख है। तो सतपुड़ा के घने जंगल पढ़ेंगे तो सतपुड़ा के जंगल के बारे में थोड़ा बहुत यहां पर चर्चा कर देंगे। ठीक है। इसका विस्तार कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है। इसमें साल, सागौन, बांस, महुआ और विभिन्न औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध है ये जंगल। ठीक है। ये जंगल जो है इसमें नर्मदा और ताप्ती नदियों का दरार के बीच है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो दरार है ऐसे, इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित हुआ है। ठीक है। और ये जंगल के बीच कौन से जनजाति? गौड़ और कोरकू जैसे आदिवासी जनजाति निवास करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कविता के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है, कौन से जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है। और ये जो सतपुड़ा के जंगल की ऊंचाई जो है, लंबाई, ये 1350 मीटर तक व्याप्त है और इसे इस जगह को धूपगढ़ कहते हैं। ठीक है। और यह कौन से पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है। सतपुड़ा के जंगल से निकलने वाली नदियां, तो ये जो जंगल है यहाँ से कौन कौन से नदियां निकलती है? नर्मदा, महानदी और ताप्ती नदी। ठीक है। इसकी लंबाई लगभग कितना? 900 किलोमीटर तक व्याप्त है इसकी जंगल। और सतपुड़ा के जंगल के अंदर वन्य जीवों के रहन सहन के लिए कुछ उद्यान बनाए गए हैं, जिसमें से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा बाघ अभयारण्य, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तो यहां पर देखिए गीत फरोश जो है एक काव्य संग्रह 1956 ईस्वी में लिखा गया था। उसी से, इस कविता से ही इन्होंने ये जो है सतपुड़ा के घने जंगल कविता लिए है। यह कविता गीत फरोश काव्य संग्रह से निकलती है या संकलित है। ठीक है। इसमें सतपुड़ा के जंगलों की नीरवता, सघनता, आदिम जीवन की सहजता का वर्णन किया गया है। तो सतपुड़ा के जो जंगल लिखे हैं इसमें क्या है? जंगल की नीरवता, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगह पर दिखा गया है कि ये नींद में डूबा हुआ सा ऐसा मालूम होता है। उसकी नीरवता, सघनता, वो कितना घना है, घंच है, उसके बारे में बताया गया है। और
उसके अंदर जो निवास करने वाले आदिवासी जनजाति, इनके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। चलो इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख भींचे, घास चुप है काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है, बन सको तो धंसो इसमें, धंस ना पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। यहां पर कवि सतपुड़ा के घने जंगल की सघनता के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना विशाल और कितना घंच जंगल है। इस जंगल को देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये ऊँघना, यहां पर देखो वो नींद में डूबा हुआ सा सो गया है, इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो ऊँघना शब्द आया है, जब किसी की निद्रा पूरी नहीं होती तो ऊंघन सृष्टि होता है। ठीक है, निद्रा अनिद्रा रहने से ऊंघन आता है। ठीक है, अलसाया हुआ सा। और यहां पर अनमने जो है ये आलस्य कर रहा है। तो जब हम सतपुड़ा के घने जंगल को देखने से ऐसा लगता है, कवि कहते हैं कि ये नींद में डूबा हुआ सा और अलसाया हुआ लग रहा है। इसमें छोटे और बड़े, जैसे झाड़ ऊंचे और नीचे, छोटे बड़े झाड़ियां भी है, चुप खड़े हैं। क्या है? झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख भींचे। वो लोग चुप है और आंख मूंद कर चुप है। घास चुप है, काश चुप है। घास जैसे छोटे तृण भी चुप है, और काश जिसकी सफेद कलर का पुष्प उसमें प्रस्फुटित होता है, वह भी चुप है। मुख साल पलाश चुप है, यानी साल और पलाश जैसे विशाल बड़े बड़े वृक्ष भी चुप खड़े हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है कि यहाँ कौन कौन से वृक्ष के बारे में जिक्र किया गया है, तो कौन से? साल वृक्ष और पलाश वृक्ष। ठीक है, घास और काश का भी जिक्र किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कभी यहां पर चुनौती देते हैं, कहते हैं कि बन सको तो धंसो इसमें, अगर तुम्हारा सामर्थ्य है तो इसमें धंस जाओ, धंस ना पाती हवा जिसमें। कभी कहते हैं ये जंगल इतना घंच है कि इसमें एक हवा जैसे सूक्ष्म वस्तु भी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। अगर तुम्हारा सामर्थ्य है तो इस जंगल के अंदर घुस जाओ। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। इतना सघन होने के बावजूद भी जब हम सतपुड़ा के घने जंगल को देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि मानो ये नींद में डूबे हुए से और अलसाया हुआ अंगड़ाई ले रहा है। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। तो यहां पर कवि, तो आप लोग देखे होंगे, जब कभी भी आप लोग जंगल में गए होंगे तो वहां पर पैदल चलने के लिए एक रास्ता बना हुआ होता है। तो यहां पर कवि कहते हैं कि चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं और वो वन्य पथ को ढक गए हैं। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि रास्ते में पत्ते बिखरे हुए हैं। तो वहां पर अनेक प्रकार के पत्ते हैं, जिसमें सड़े पत्ते हैं जो सड़ गए हैं, गले पत्ते हैं वो गल गए हैं, हरे पत्ते यानी ताजी पत्ते भी है, और जले पत्ते, जब आग लग जाता है जंगल में तो वो पत्ते जल जाते हैं, जले पत्ते भी पड़े हुए हैं। वन्य पथ को ढक रहे से, और वो पत्ते क्या कर रहे हैं? जो रास्ता है जंगल में जाने के लिए उस पथ को ढक दिया है पूरी तरह से, पता ही नहीं चलता कौन सा रास्ता है। पंख दल में पले पत्ते, और ये पत्ते क्या है? जो कीचड़ में सने हुए पत्ते भी वहां पर है। चल सको तो, चलो इन पर चल सको तो। कभी पाठक गण को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारा सामर्थ्य है तो इस प्रकार के पत्ते के ऊपर चलकर दिखाओ, दल सको तो दलो सब। ठीक है, अगर इसको दल सको तो तुम दल लो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। ये घिनौने शब्द जो है ये जंगल की सघनता को दिखाता है कि कितना विशाल जंगल है और उसमें प्रवेश करना बहुत कठिनाई
सघनता को दिखाता है, कठिन है। तो इतना कठिन होने के बावजूद भी जब हम इस जंगल को देखते हैं, क्या है, ऐसा मालूम होता है कि मानो ये नींद में सोया हुआ है, डूबे हुए से और अलसाया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाए, सांप सी काली लताएं बाल की पाली लताएं, सॉरी बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब जंगल में देखते हैं कि अनेक सारी लताएं इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, तो ये लताएं जो है अटपटी होते हैं, यानी उसे सही तरीके से रखा नहीं गया होता है कि वो बिखरा हुआ पड़ा होता है, इधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में लगा होगा। तो उसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि मानो ये लता पेड़ की डालियों को खा जाएगा। उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, वो क्या है, डाली को खा जाएगा ऐसे जकड़ लेकर। पैरों को पकड़े अचानक, जब हम जंगल में चलते हुए जा रहे होते हैं तो हमारे पैरों में अचानक लग जाता है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो उस समय हमें भय सृष्टि हो जाता कि कहीं सांप वाप तो नहीं लटक गया हमारे पैर में। प्राण को कसले कपाए, हम भयभीत हो जाते हैं उस लता को, मानो वो सांप की तरह लगते हैं। सांप सी काली लताएं, कौन से सांप का भी जिक्र किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। वो लताएं किस प्रकार के दिखते हैं पूछ देगा कि सांप की तरह वो दिखती है लता, ठीक है। बला की पाली लताएं, और इस लताओं को देखने से हमें ऐसा लगता है कि मानो इन्हें बला ने पाल रखा है। लताओं के बने जंगल, कभी ये लताओं को देखकर कहते हैं कि मानो ये जंगल ही लताओं से बना हुआ है, इतने सारे लताएं चारों तरफ फैला हुआ है। ऊँघते अनमने जंगल, और ये जंगल में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, चारों तरफ वो ऊंघन या घंच जंगल है, ठीक। मकड़ियों के जाले मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बाद झंझा बहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहां पर देखो मकड़ियों के जाले मुंह पर, जब भी हम जंगल में प्रवेश करते हैं किसी या जो पेड़ पौधे के इलाके में, वहां पर मकड़ियों के जाले बिखरे बने हुए होते हैं, तो हम जाते हैं तो हमारे मुंह में लटक जाता है। देखो यहाँ पर इस चित्र में भी बनाया हुआ है, मुंह में मकड़ियों के जाले मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, और हम जंगल में जाएंगे तो बाल इधर उधर बिखरे हुए होंगे हमारा। मच्छरों के दंश वाले, क्योंकि जब जंगल इलाके में जाते हैं तो मच्छर ज्यादा होते हैं उस प्रकार के इलाके में, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है, मकड़ियों के भी जिक्र आया है, और यहाँ पर क्या, मच्छर, मोस्ट इंपोर्टेंट। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, और मच्छरों के दंश से क्या होता है, हमारे मुंह पर काले और लाल दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। बाद झंझा बहन करते, चलो भाई इतना तो बहन करेंगे, चलो इतना सहन करते, हम जंगल में आए हुए हैं तो इतना तो सहन करना पड़ेगा, ठीक है। कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये जंगल जो है चारों तरफ से कष्ट से सने हुए हैं, फिर भी हम इसको देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मानो ये नींद में सोया हुआ है और अलसाई हुई अंगड़ाई ले रहा है। अजगरों से भरे जंगल, तो ये जंगल में कौन से जानवर है, अजगर। देखो ये इंपॉर्टेंस है, जितने भी जानवर का जिक्र किया गया है वो पूछ देगा। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाग वाले, गरज और दहाड़ वाले, कम से कनकने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो ये जंगल कैसा है कि अजगरों से भरे जंगल, चारों तरफ अजगर के सांप है, यानी सांप बहुत प्रकार के हैं, अजगर सांप। यहाँ पर कौन से सांप का जिक्र किया गया, अजगर के। अगम गति से परे जंगल, यानी इस जंगल में जाने के लिए बहुत क्या, अगम गति, यहाँ पर प्रवेश करना बहुत कठिन है, इतना आसानी से नहीं जा सकते। साथ साथ पहाड़ वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये जो सतपुड़ा के जंगल कितने पहाड़ वाले हैं पूछ देगा क्वेश्चन। साथ साथ पहाड़ वाले बड़े छोटे झाड़ वाले, तो ये जंगल में
बड़े बड़े और छोटे झाड़ियां भी है। ठीक है, शेर वाले बाघ वाले, तो यहाँ पर शेर भी है और बाघ भी है। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, ये चित्र जब देखोगे तुमको याद आ जाएगा कि कौन कौन से जीव का वर्णन किया गया है इस कविता में। शेर वाले, बाघ वाले, ठीक है, गरज और दहाड़ वाले, जो गरज भी करते हैं और दहाड़ने वाले जीव भी यहाँ पर मौजूद है। कम से कनकने जंगल, और उस गरज और दहाड़ को सुनकर हमें भय होने लगता है, हमारे शरीर में कंपकपी उठने लगता है। ठीक है, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इतना सब कुछ भयावने या भयानक जीव जंतु रहने के बावजूद भी जब हम ये जंगल को देखते थे तो मानो वो नींद में डूबे हुए से और अलसाया हुआ अंगड़ाई ले रहा है, ऐसा मालूम होता है। इन वनों के खूब भीतर, मोस्ट इंपोर्टेंट याद देना, 4 मुर्गे 4 तीतर पालकर निश्चित बैठे, विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर पूछ डाले, गौड़ तगड़े और काले। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती मत करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, ढोल ये टोल गीत इनके गोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहां पर कवि कहते हैं कि ये वन के बहुत भीतर, वनों के खूब भीतर, जंगल के बीचों बीच मानो कौन, 4 मुर्गे, कितने मुर्गे पाले हैं, 4 मुर्गे और तीतर। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी जीव का वर्णन किया गया है, मुर्गे और तीतर का, कितने कितने, 4 है। ठीक है, पालकर निश्चित बैठे, विजन वन के बीच बैठे, और वो विजन जहां पर जीव जंतु तो बहुत है और सुनसान जगह की तरह मालूम पड़ता है। ठीक है, झोपड़े पर पूछ डाले, तो पहले जैसे हमें मालूम है कि पहले जमाने में जो घर बनाते थे वो घास फूस से बनाया जाता था। तो ये देखो, ये घर घास फूस से। झोपड़ी पर पूछ डाले, गौड़, कौन से जाति, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछेगा, कौन से जनजाति के बारे में बताया गया है, गौड़ जनजाति। ठीक है, गौड़ तगड़े और काले, ये लोग तगड़े हैं, बलवान हैं, और काले श्यामल रंग के हैं। जबकि होली पास आती, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन से त्योहार के बारे में वर्णन किया गया है, यहाँ पर जिक्र किया गया है, होली। क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में। सरसराती घास आती, होली कौन से ऋतु में आता है, बसंत ऋतु। जब बसंत ऋतु का प्रवेश हो जाता है तो जो पहले जो जंगल अलसाया हुआ था, सोया हुआ था, नींद में डूबा हुआ था, वो अंगड़ाई लेकर जागने लगता है। देखो चारों तरफ वो जंगल के अंदर हवा नहीं घुस पाती थी, अब सरसरा कर घास गाने लगती है, यानी चारों तरफ हवा भी फैलने लगे। और महुए से लपकती, महुए नामक एक पेड़ है जिसमें सुगंधित, जिसके जो पुष्प है बहुत सुगंधित है, लोगों को मत कर देता है, पूरा मोहित कर देता है। मत करती बास आती। ठीक है, गूंज उठते ढोल इनके, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जो सतपुड़ा के जंगल में कौन से वाद्य का जिक्र किया गया है, ढोल। तो गौड़ लोग जो है कौन से वाद्य बजाते थे, ढोल इनके। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, गीत इनके गोल इनके। तब जब होली का महोत्सव आता है, ये लोग क्या करते हैं, तो एक जगह पर गोला बनाकर बैठ जाते हैं और वो ढोल बजाते हुए गाना गाते हैं। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो जब सतपुड़ा के जंगल, घने जंगल को देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि मानो ये नींद में डूबा हुआ सा और अलसाया हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, जगते अंगड़ाइयों में, खो हो खड्डो खाइयों में, घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल, लता पागल, बात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर। तो जब होली का मौसम आने लगता है, वसंत ऋतु का प्रवेश होता है, वसंत ऋतु का प्रवेश होता है, तो क्या होता है, सब लोग जाग जाते हैं। जगते अंगड़ाइयों में, सब चारों तरफ वो जंगल क्या, अंगड़ाई लेकर उपवासी लेकर वो जागता है। खो खड्डो खाइयों में। ठीक है,
घास पागल, पागल का मतलब यहां पर जो है क्या, वो मदमत्त होना या खुश होना, खुश होना या फिर चंचल होना जो है, ठीक है। घास पागल, कास पागल, साल और पलाश पागल, क्योंकि ये लोग को पहले चुप बैठे हुए थे, हिल डुल नहीं रहे थे, तो अभी सरसराती हवा आ रही तो हिल डुल रहे हैं, यानी पागल मतमत तो हो रहे हैं ये लोग, खुशी से झूम रहे हैं, पागल हो रहे हैं, झूमना कह सकते हैं, झूमना भी, ठीक है। लता पागल, बात पागल, डाल पागल, डाल पत्ते भी इधर उधर हिल रहे हैं, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, मत मस्त है वो भी बढ़िया, ये बसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं इन बनों के खूब भीतर, ठीक है। यहां पर देखिए, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काले लहर वाले, मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उमते अनमने जंगल, ठीक है। तो क्षितिज जो है, जहां पर आसमान, क्षितिज क्या है, आसमान और जमीन जहां पर एक जैसा मालूम पड़ता है, एक जैसा लगता है, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। क्षितिज तक फैला हुआ था, ये जो घने जंगल है वो क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ था, शुद्ध काले लहर वाले, शुद्ध काले लहर वाले, लहर वाले यानी इनडायरेक्ट समुद्र को के बारे में बता रहा है, शुद्ध काले कलर का उसका रंग होता है, और लहर वाले, मथित उत्थित जहर वाले, तो ये नाक जो हमारे सुमेरु पर्वत से मंथन किया गया था, ठीक है, समुद्र मंथन किया गया था, इसके बारे में बताया गया है। मंथित उत्थित जहर वाले, मेरू वाला, शेष वाला, मेरू का मतलब क्या है, सुमेरु पर्वत, मेरू सुमेरु, ठीक है। शेष वाला, तो सुमेरु पर्वत में क्या कहते हैं, शेष जो नाग था वो कौन थे, शेषनाग, ये शेषनाग है, ठीक है। शंभु और सुरेश वाला, तो यहां पर कौन कौन से भगवान का भी जिक्र किया गया है, शंभु शिव और सुरेश जो भगवान विष्णु का एक नाम है। एक सागर जानते हो, जिस प्रकार सागर इतना विशाल होता है, घना होता है, काला कलर का होता है, ठीक उसी प्रकार ये जंगल भी वैसा ही है, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसों इनमें डर नहीं, मौत का यह घर नहीं, उतर कर बहते अनेको, कल कथा कहते अनेको, नदी निर्झर नाले, इन बनों के गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्गा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं से बने जंगल। तो कभी यहां पर कहते हैं कि इस जंगल से डरने का नहीं है, धसो इसे डरो मत, डर नहीं, धसो इसमें डर नहीं है, मौत इसका घर नहीं है, इसका घर मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है, यहां पर धसोगे तो। उतर कर बहते अनेकों, इस जंगल से अनेक सारे उतर कर बहते हैं, यानी जो जंगल है, पर्वत है, वहां पर अनेक से बहते हैं, क्या बहते हैं, नदी नाले, ठीक है। नदी निर्झर और नाले वो बहते हैं, कल कथा कहते अनेक, कल कथा मतलब ये कल जो क्या है, वो कल कल आवाज करते हुए, कल कल शब्द करते हुए वो बहते हैं, ठीक है। इन बनों ने गोद पाले, तो ये जो नदी निर्झर और नाले को इस बनों ने अपने गोद से बच्चे की तरह पाला हुआ है। लाख पंछी 100 हिरन दल, तो यहां पर कितने पंछियों का जिक्र किया गया है, लाख पंछी, लाख
पंछी यानी पक्षी, और 100 हिरण दल, हिरण, हिरण इंपॉर्टेंस है, पंछी हिरण, ठीक है। चांद के कितने किरण दल, तो जब पेड़ चारों तरफ फैला हुआ है, आकाश में छाया हुआ है, तो जब चांद की किरण आता है तो वो पेड़ की शाखाओं को भेदता हुआ नीचे पड़ता है। झूमते बनफूल फलियां, तो यहाँ पर बहुत सारे बनफूल, वन में प्रस्फुटित होने वाले फूल और फलियां झूमते हैं। खिल रही अज्ञात कलियां, और अनेक सारे अज्ञात, जिसका ज्ञात हमें नहीं है, उस प्रकार की कलियां खिल रही है। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल लताओं से बने जंगल। तो ये सतपुड़ा के घने जंगल से को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये लताओं से बना हुआ जंगल है, ठीक है। इस कविता यहाँ पर समाप्त होता है, और इस कविता से जो पूछे गए यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रश्न करते हुए आपको मजा भी आएगा, कितना आपने इस कविता से समझे हैं पता चल जाएगा। और ये प्रश्न देखो दिसंबर 2023 में आया हुआ है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किन जनजातियों या वन्य जातियों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी जनजातियों का जिक्र किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भील जाति का, गौड़ जाति का, सांथाल, या कौन सा? इसका सही उत्तर दीजिए। अभी अभी बताया था कि कौन से जनजाति के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गौड़ जाति। प्रश्न नंबर 2, ये नवंबर 2020 और जून 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता के संबंध में कौन से कथन सही है? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से कौन सा सही है उसको चूज करना है हमें। यह कविता गीत फरोश काव्य संग्रह से संकलित है। इसमें प्रकृति के आक्रामक रूप का चित्रण किया गया है। इसमें सतपुड़ा के जंगल की नीरवता, सघनता, आदिम जीवन की सजगता का वर्णन किया गया है। कवि जंगल में उतरने से डरता है और पाठक को जाने से मना करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, चौथा और पहला। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, क्या यह कविता गीत फरोश काव्य संग्रह से संकलित है? बिल्कुल सही है, तो ये ठीक है, एक पास हो गया, सही हो गया। इसमें प्रकृति के आक्रामक रूप का चित्रण किया गया? बिल्कुल नहीं, आक्रामक रूप का चित्रण नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें सतपुड़ा के जंगल की नीरवता, सघनता, आदिम जीवन की सजगता का वर्णन किया गया, ये सही है, ठीक है। इसमें कवि डरते नहीं, इसमें प्रवेश करने के लिए कवि कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो गया पहला और तीसरा। प्रश्न नंबर 3, सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल को पले पत्ते। इन पंक्तियों में कवि ने किसका चित्रण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जंगल की दुर्भेद्य और सघनता का, फिर पतझड़ का सौंदर्य, प्रदूषण का प्रभाव, शहरी जीवन की त्रासदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? जंगल की दुर्भेद्यता और सघनता का वर्णन किया गया। ठीक, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कविता में उल्लेखित वृक्ष वनस्पतियों के युग्म में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर कुछ वृक्षों का नाम दिए गए हैं जो सतपुड़ा के जंगल में कौन सा शामिल नहीं है, उसको हमें चूज करना है, उस ऑप्शन को, ठीक है। काश, महुआ, सेमर, दूब, ढाक, पलाश, चीड़, देवदार, भोजपत्र, कचनार, साल। इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन से पेड़ पौधे सतपुड़ा के घने जंगल कविता में नहीं है? चीड़, देवदार, भोजपत्र, ये नहीं है। इस कविता समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर दूसरे कविता को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा है कि ये कविता अच्छी लगी होंगी।